इस्पात के लिए तनन परीक्षण में प्रतिबल एवं विकृति आरेख खींचना, प्रतिबल एवं विकृति आरेख खींचना। मृदु इस्पात का मतलब माइल्ड स्टील। सो हाउ विल यू प्लॉट द डायग्राम बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर माइल्ड स्टील इन टेंसाइल एक्टिविटी एंड टेंसाइल टेस्ट? ओके, ईटीएम पे होता है ये, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर। थोड़ा पॉइंट एकदम अटेंटिव रहो। जब हम पॉज करें ना तो स्टार्ट करें तो है ना, वो वहाँ तक हाथ ले जाने में टाइम लगता है, तो हम चित्र बना रहे हैं। थोड़ा फिगर वगैरह टेढ़ा हो तो थोड़ा हमें कोई हेल्प वो कर दिया करो, थोड़ा हिंट दे दो। तो मृदु इस्पात के लिए तनन परीक्षण में प्रतिबल एवं विकृति आरेख खींचना। नाउ प्लीज पे अटेंशन। इसका जो है हम लोग स्टडी करेंगे, तो इसके लिए ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे इसको। इस पे ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर बोलेंगे 2 डायमेंशनल वाला ग्राफ पेपर। 2 डायमेंशनल कौन कौन सी 2 डायमेंशनल? एक तो एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की। तो ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे चौकोर खाने बने होते हैं ना, ओके। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो किसकी होती हैं? एक्स एक्सिस की। और वर्टिकल लाइंस होती हैं वो वाई एक्सिस की। तो हमने एक ओरिजिन ले लिया, एक कोई भी है उसमें से ग्राफ पेपर में एक बिंदु ले लिया ओरिजिन यहाँ पे। यहाँ से हम प्लॉट करेंगे एक्स इधर को और वाई इधर को। एक्स अक्ष पर आप जो प्लॉट करेंगे वो करेंगे विकृति। क्या करेंगे? विकृति। और वाई अक्ष में प्लॉट क्या करेंगे? प्रतिबल। ठीक। और प्लॉट करने के बाद में जब सभी बिंदुओं को आपस में आप मिला देंगे तो कुछ ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा।
ठीक है। अगर मैं देखूं, देखो ये बिंदु ए है, देखो बिंदु ए, देखो इसको ऐसा करूं तो बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी ए और ई ए, यही तो होंगे कोऑर्डिनेट्स, पी ए और ई ए। मतलब ए बिंदु पर प्रतिबल तो ये है जितना यहां दर्शाया गया है, और विकृति कितनी है ये। ऐसे इससे बिल्कुल सटा हुआ बी बिंदु है, बी बिंदु पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी बी ई बी। सी बिंदु पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी सी सी सी। ऐसे करें, समझ में आ गया? पूरा ग्राफ समझ में आ? ग्राफ पे अगर ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th में आपने जो खूब सारे ग्राफ बनाए होंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आएगी। सो आर यू एबल टू रीड दिस टोटल ग्राफ है? अब देखो ग्राफ में मृदु इस्पात के लिए ग्राफ ऐसा आया, इसका मतलब क्या है? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास। ओके, ये टेस्ट होता है यूटीएम मशीन पर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। मॉस के प्रैक्टिकल में वहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो उसमें ग्राफ प्लॉटर लगा हुआ है, जब आप उस पर बल लगाते हैं ना, उसको स्पेसिमेन को अपर जॉ और मिडिल जॉ के बीच में बांध करके जब उसमें आप लोड डालते हैं मशीन के ऊपर में, तो वो ग्राफ प्लॉट होता जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो देखो कैसा बिहेव करता है। जो मृदु इस्पात है, दैट इज माइल्ड स्टील, वो कैसा बिहेव करता है, उसका बिहेवियर हमें जानना है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द आपको आएंगे सुनने में, और वो शब्द आपको 3rd ईयर तक जो है ये याद रखना है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि यहां से लेकर के यहां तक देखो ए बिंदु तक ये सीधी लाइन है, ये तिरछी है ना, तिरछी एक सीधी लाइन है ये। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए बिंदु तक, मतलब इसको अगर मैं 0 ले लूं, मतलब O ले लूं यहां से, तो जो ओ ए जो रेखा है वो कैसी है? बिल्कुल सीधी रेखा है। कैसी है? सीधी रेखा। तो यहाँ पर ए बिंदु तक बोलते हैं ये समानुपाती सीमा है। कैसी है? समानुपाती सीमा। अगर इसको सीमा को मैं ऐसे बद्ध करूं तो ये जो टोटल एरिया है ये इसको बोलते हैं समानुपाती सीमा। कौन सी? समानुपाती सीमा। समानुपाती सीमा में प्रतिबल ए जो है विकृति के सीधे समानुपाती होता है। दैट मीन्स P is directly proportional to small p. ओके, समझ में आ गया? पक्का? ये सीधी लाइन का मतलब है? देखो समानुपाती सीमा है ये। तो यहाँ पे ए बिंदु लिख लो, समानुपाती सीमा, समानुपाती सीमा। ठीक है, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर इसको देखेंगे आप इस ग्राफ को, तो आपको पता लगेगा कि ए से लेकर के बिल्कुल सटा हुआ, इवन ए के ऊपर ही समझ लो, बहुत ही नजदीक एक बी बिंदु है। उस बी बिंदु को बोलते हैं प्रत्यास्थता सीमा। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट। आपको पहले भी बताई थी इलास्टिक लिमिट। अब देखो इसका मतलब क्या है, आप देखना। कोई स्पेसिमेन है, उस पर आप बल लगा रहे हैं, बल लगाने जब बल लगा रहे हैं तो उसमें प्रतिबल भी उत्पन्न होगा, विकृति भी उत्पन्न होगी, है ना। आपने बल हटा लिया, यहाँ तक लगाया बल और यहाँ से बल को हटा लिया, और बल को हटाने के बाद आप देखेंगे कि जो है उसको जो स्पेसिमेन है वो बिल्कुल यहाँ पे आ गया, ना तो उसके अंदर प्रतिबल शेष बचा और ना ही विकृति शेष बची, बिल्कुल भी। मतलब लंबाई में या चौड़ाई में या मोटाई में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिया, थोड़ा बल और बढ़ाया, बढ़ा करके हटा लिया और फिर भी देखा कोई विकृति बिल्कुल भी उसमें शेष नहीं है। इसका मतलब बल्कि वह अंतिम सीमा जिसको किसी वस्तु पर लगाकर हटा लेने से वस्तु के अंदर कोई भी विकृति शेष नहीं बचती या कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता,
तो बल की वह अंतिम सीमा को प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। ठीक है, ए से लेकर के बी तक का जो वो है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो वो सीधी लाइन नहीं है, मतलब वहां समानुपाती नहीं है, लेकिन प्रत्यास्था सीमा है। ए में और बी में इतना ही अंतर है। ए तक तो सीधी रेखा है, लेकिन ए से बी तक कैसा है, थोड़ा सा कर्व है, लेकिन है प्रत्यास्था सीमा। ठीक, तो ये वाली जो बी तक जो बिल्कुल सटा हुआ है, ये कौन सी सीमा हो गई है भीतर इसके, प्रत्यास्था सीमा। जो हुक्स का लॉ था वो किसके अंदर था, प्रत्यास्था सीमा के अंदर तो था, इससे बात तो था नहीं। लेकिन हमारा यहाँ से काम नहीं बन रहा है, हमें और इसके ऊपर परीक्षण करना है कि ये जो मृदु इस्पात है वो कैसा बिहेवियर करेगा यदि इसमें बल को और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो क्या किया कि बी बिंदु के परे भी उसमें और बल बढ़ाया, बल और बढ़ाया। तो बल जब और बढ़ा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो कर्व है वो ऐसा कुछ कर्व ऐसा होता है यार, जो पहले स्टीप कर्व था ना वो कुछ ऐसा हो गया। मतलब ये है कि बल हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं लेकिन विकृति ज्यादा बढ़ रही है। बल थोड़ा बढ़ा रहे हैं लेकिन विकृति ज्यादा बढ़ रही है। ओके, तो क्या है कि जो स्पेसिमेन है, जो मृदु इस्पात का, वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर तो बना है, मॉलिक्यूल से, है ना, और उनके अंदर में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। तो जब आप बाह्य बल लगा रहे हैं तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इसको डिफॉर्मेशन करने में रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ना, मतलब इसके ऊपर तो लड़ रहा है एक से, दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फोर्स है। और इसको देखते आपको ये यहाँ पे लगेगा बिंदु सी पर आने से, अब देखो आपको ग्राफ पे आप देखेंगे बिंदु सी से डी की तरफ को प्रतिबल कम हुआ है ना, इसका मतलब बल कम हुआ है ना, लेकिन विकृति बढ़ी है। मतलब ये है कि वो जो अणु आपस में जो फाइटिंग स्पिरिट थी उनकी, है ना, या जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स था, वो आप थक चुके हैं, एक्सटर्नल फोर्स के विरुद्ध काम करते करते वो थक गए, और थकने के बाद में उन्होंने हथियार डाल दिए। अब देखो यहाँ पे बिना बल बढ़ाए हुए विकृति बढ़ रही है, बिना बल बढ़ाए उसकी लंबाई बढ़ रही है। ठीक, तो इस जो पॉइंट है जो सी, इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट सी, उच्च पराभाव बिंदु, उच्च पराभाव बिंदु, ये शब्द है पराभाव। ओके, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, क्या बोले थे इसको, अपर यील्ड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां से बल तो बढ़ाया नहीं था, लेकिन विकृति अपने आप ही बढ़ी ना डी तक, लेकिन डी पे जैसे ही आया देखा कि वो जो मॉलिक्यूल जो जिन्होंने लड़ना छोड़ दिया था वो फिर आगे तैयार हो गए लड़ने के लिए। अब उस पर अगर आप बल नहीं बढ़ा रहे हो तो अब विकृति नहीं बढ़ रही है ना। लेकिन एक बार बता, बी के बाद ही अब जो भी आप लोडिंग कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, लोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। अब यहाँ पे बल लगा के हटा लेने से बस यहाँ प्रारंभिक रूप में नहीं आएगी, अब उसकी लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन रह जाएगा। दैट मीन्स बी के बाद में जो भी लोडिंग उसके ऊपर हो रही है, जो भी आप बल लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, दैट यू आर लोडिंग बियॉन्ड दी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो अभी क्या, तो जो अणु जो फिर लड़ने के लिए जो तैयार हुए वो नीचे वाला पॉइंट स्मॉल डी, जो यहाँ पे जो डी पॉइंट जो दर्शाया है इसको बोलते हैं निम्न पराभव बिंदु, निम्न पराभव बिंदु या लोअर यील्ड। तो सी से डी के समझ गए हैं। अब वो पिलर, अब देखो डी से ये कुछ कर्व ऐसे जा रहा है ना, बल बहुत कम लगाना पड़ रहा है लेकिन लंबाई में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पे विकृति एकदम बढ़ रही है, ये ऊपर को नहीं जा रहा, ये साइडवेज मूवमेंट ले लिया इसने, यहाँ से तो ये सीधा जा रहा था न्यू, है ना, इसे साइडवेज मूवमेंट ले लिया।
इसका मतलब बहुत कम बल लगाने से विकृति ज्यादा करता है। ठीक है। अच्छा ये बता, जैसे कोई तार है, तार को तुम ऐसे खींचो, मतलब खूब खींचो, पतला तार है जिसको आप खींच सकते हो, खींचो तो कितनी जगह से तार टूटेगा? हैं? एक जगह से तो टूटेगा, 100 जगह से टूट जाएगा, एक जगह से टूटेगा, है ना। और यदि आप अच्छी तरीका से अगर आप देखें तो जब आप उसे खींचोगे, बल बढ़ाते जाओगे तो वो कहाँ से टूटने वाला है वो आपको पता लग जाएगा, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास या कैसे भी अच्छे से देखो तो। कैसा? उसमें काट बन जाती है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेक फॉर्मेशन। क्या? नेक। हाँ ये गर्दन है ना, ये जो सर है और ये बॉडी है, बीच में ये गर्दन है ना, यहाँ मोटा है, यहाँ पे भी, लेकिन बीच में एकदम क्या पतला हो गया, इसको बोलते हैं नेक फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? नेक फॉर्मेशन। सो दैट पॉइंट E इज कॉल्ड नेक फॉर्मेशन पॉइंट। नेक फॉर्मेशन। थोड़ा इलाज कर लेना बेटा। कर लिया। गर्दन बनना, गर्दन बिंदु भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गर्दन बिंदु भी। मतलब आपको ये पता लग गया कि ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और उसमें फिर भी बल बढ़ाते हैं। देखो यार बल तो बहुत ही कम बढ़ रहा है, लेकिन विकृति बहुत तेज बढ़ रही है, ठीक है। फिर एक बिंदु आएगा यहाँ से वो टूट जाएगा चक्कर से, तो F को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग, टूट गया, भंजन बिंदु। क्या बोलते हैं? भंजन, भंजन बिंदु टूट गया, ठीक है। तो इससे ये पता लग जाएगा हमें कि कितने प्रतिबल पे ये क्या बिहेवियर दे रहा है, कितने बल पर कितना प्रतिबल और कैसा बिहेवियर है इसका, माइल्ड स्टील का। ओके। तो जब आप जब पदार्थ का जब चुनाव करेंगे, जब आप डिजाइन करेंगे भिन्न भिन्न पार्ट्स का, तो वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उसी तरह का मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका स्टडी होना बहुत जरूरी है। तो ये माइल्ड स्टील के लिए इसका बिहेवियर कुछ ऐसा है। अब किसी भी बिंदु पर कोई प्रतिबल पूछे तो पता रहेगा आपको। अब जैसे C बिंदु पर क्या प्रतिबल है, तो उच्च पराभव बिंदु का प्रतिबल है ये, इसको बोलेंगे अपर यील्ड स्ट्रेस, अपर यील्ड स्ट्रेस। और यहाँ क्या बोलेंगे? लोअर यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। F पे क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। और B पे क्या बोलेंगे? इलास्टिक स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? इलास्टिक स्ट्रेस, ठीक है। तो थोड़ा सा किताब से भी और अच्छी तरीका से पढ़ना है, और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपने चलना है। और आपने इनसे O to A समानुपाती सीमा, O to A समानुपाती सर सीमा, कॉल आ रही है, A to B इस प्रत्यास्था सीमा, कॉल आ रही है।